पहले से ही आपसे आश्वासन ले चुका हूं कि इस बार इस नए पंजाब के नक्शे से माफिया राज पूरी तरह से मिटा के रख देंगे और इस माफिया राज की जड़ें उखाड़ेंगे और जो पैसे चोरी के निजी जेबों में स्वार्थ भुखा राजदा है, भुखड़ नहीं राजदा। 27 साल तो कर्जा चढ़दा 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 अज एक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान 99% लोग 55,000 करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, चाहे टोल दे उत्ते दे रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट दे रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल ते दे रहे हैं। और मैं ये बड़े शान से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए ऐतिहासिक फैसला किया है और कम किया है। बिजली छीनी है और कितने ऐसे मुद्दे हमने लाए हैं, लेकिन आज इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वर्षों से होती हुई चोरी, 75-25 वाली चोरी, ठेकेदारी सिस्टम वाली चोरी, इसे बंद करना होगा और एक नया पंजाब खड़ा करना होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि करीब करीब 30-40 हजार करोड़ रुपया अगर हमने इस माफिया की जेब से निकाल दिया, इसका अस्तित्व पंजाब के नक्शे से मिटा दिया, तो ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में दुगने हो सकेंगे साहब, दुगने। और पंजाब में जो ये प्रथा चल रही है कि 25,000 करोड़ का कर्जा हर साल चढ़ता है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपका नाम इतिहास में लिखे जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार 25,000 करोड़ हर साल उतारेगी, अब इस कर्जे को उतारेगी। इसलिए मैं इस नई सोच के निर्माता राहुल जी से यह कहूंगा कि वो अपनी विजन जो राजीव गांधी जी से चली आ रही है, उससे पहले जो हमें आजादी देने वाली है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली है, जो हमें पंचायती राज देने वाली थी, वो सब आपके सामने रखें। और मैं पंजाब के लोगों के 3 सवाल राहुल जी को कर रहा, क्योंकि मैनू अज 5 मिनट मिले और सीएम साहब ने भी 5 मिनट बोलना, असीं सुनना राहुल गांधी जी है। लोगों के मन के विच यह सवाल है कि किचड़ चों सानू कड्डू कौन। जो बंदा दलदल च फसदा है तो जिन्ना निकलने की कोशिश करता उन्ना धसदा चला जाता है। लोगों के मन के विच पहला सवाल है कि इस कर्जे के दलदल चों सानू कड्डू कौन। अमीर आदमी 225 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी, आम आदमी 55,000 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा है, कड्डू कौन? पहला सवाल। दूजा सवाल, कड्डू किवें? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏਜੰਡਾ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ रोड मैप है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ है, या झूठ बेच के सुपने दिखा के लॉलीपॉप दे के पंजाब नूं कढना है। तुसीं ते फिर वर्कर हो, आदि अनंत नाल रहोगे, लेकिन पंजाब नूं विश्वास होना चाहिए कि जो एजेंडा असीं दे रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ पंजाब खड़ सके। ते तीसरी चीज राहुल जी, जिहड़ा सब तो वड्डा सवाल है, और मैं छाती ठोक के कहना, अज पंजाब के लोग पुछते हैं कि भाई इस एजेंडे नूं लागू कौन करू, बंदा किहड़ा देओगे, चेहरा किहड़ा देओगे? बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं? मैं कहना तुसीं किसे नूं बनाओ सर, लेकिन इस दुचित्ती चों पंजाब नूं कढो। इस दुचित्ती चों हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तों बाद जितने इस दुचित्ती चों कढिया ना कि इहनूं लागू करन वाला कौन होऊ, ते मैं तुहानूं अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब, 70 सीटां दे नाल। और मैं ये भी तुहानूं कह रहा कि ये दुचित्ती जिन्नी भी है, इस दुचित्ती नूं ज्यों-ज्यों असीं कढी जावांगे, असीं ते हाई कमान दी मननी है, असीं ते अपने बॉस दी मननी है, लेकिन ये एजेंडा चाहे विमेन एंपावरमेंट का होवे, ये एजेंडा चाहे माफिया राज नूं मार के पंजाब नूं आर्थिक तौर के उत्ते खड़ा करन दा होवे, ये एजेंडा चाहे विधान सभा नूं 100 दिन चलाउण दा होवे। अज विधान सभा 15 दिन नहीं चलती ना, विधान सभा दा सैशन रिले हुंदा है ना, आम बंदे नूं पता लगदा कि अंदर करदा की है कोई। ये विधान सभा 100 दिन चले
और अफसरशाही नूं नत्थ पवे और MLA दी और MP दी गरिमा बहाल होवे। साहब इन्हां लोकां ने MP बनाए सी, इन्हां लोकां ने MLA बनाए सी, इन्हां लोकां ने किसी अफसर नूं नहीं सी चुनिया। और जदों अफसरां दे अगे गिड़गिड़ाउणा पैंदा किसी MLA नूं, ये बड़ी शर्मसार गल है। सो असीं ठेकेदारी सिस्टम ठोको ठोको कोई रौला नहीं, कोई चक्कर नहीं। सो असीं जड़ा अपना जमीर ठेकेदारी सिस्टम नूं वेचता, कातल बन गए। अगे कौन खड़ा है ते पिछे कौन खड़ा, सब नूं पता। कठपुतलियां बन के नचदियां ने। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ये ठेकेदारी सिस्टम है। असीं अपना मन वड्डियां वड्डियां कंपनियां नूं देता। कानून वड्डियां वड्डियां कंपनियां बना रही ने। अज विधान सभा दे विचों कानून सिटदियां ने और MLA नूं ये नहीं पता हुंदा भी कानून बनाया किने है। कानून बनाउण दे लई MLA है, MLA SSP ते DSP लाउण लई नहीं। और वो कानून पंजाब दा नक्शा बदलन, पंजाब दी तस्वीर और तकदीर बदलन। चाहे वो किसानी होवे, MSP देंगे साहब दालां दे उत्ते, MSP देंगे की मैं गारंटी देना थानू। कोल्ड स्टोर, कोऑपरेटिव, हर पास्यों एक नवी सोच लैके हाजिर होवांगे। और मैं ये वचन देना राहुल जी नूं, एक अनुशासन नाल बन्ने हुए सिपाही दा ये वचन है राहुल जी नूं कि जो थोड़ा फैसला होएगा सारी कांग्रेस पार्टी मनेगी, सारी कांग्रेस पार्टी मनेगी, हर बंदा मनेगा। लेकिन ये जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। लेकिन ये मैं एक लास्ट फिकरा कह के अपनी वाणी नूं विराम देंगा कि असीं लड़ रहे हैं अगले इलैक्शन दे लई नहीं, असीं लड़ रहे हैं ते अगली पीढ़ी दे लई लड़ रहे हैं, अपनी जनरेशन नेक्स्ट दे लई लड़ रहे हैं। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की समाधियों को, भगत सिंह जैसे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, पंजाब की सरजमीन को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। यही शब्द कहता होया मैं चाहे सेंटर की सरकार दे जुल्म होण, चाहे वधी महंगाई होवे, चाहे छोटा व्यापारी होवे, अखीर च इक्को गल कहना चाहना कि राहुल जी इन्हां शहरां दे विच आम आदमी बिजनेस चाहता, बिजनेस वो व्यापार चाहता है, वो इज्जत की रोटी चाहता है, वो तोपां गोले बंब जिस तरह साडा फॉर्मर मुख मंत्री कठपुतली बन के सेंटर दियां उन्हां दे विच नचदा है। ये नहीं चाहता। शहर अमन मान चाहता साहब, शहर एक सॉलिड सैकुलर सरकार चाहता है, शहर महफूज रहना चाहता है। और शहर ये चाहता है कि सानू कोई वंडे ना, सानू कोई वंडे ना, जोड़न वाले नू मान ते तोड़न वाले नू अपमान। और मैं तुहानू कह रहा कि अगर हिंदुस्तान का इतिहास देख लो तो इस परिवार नालों वध त्याग और बलिदान किसी ने कीते नहीं, और इस परिवार नालों वध हिंदुस्तान नू किसी ने जोड़िया नहीं महाराज, किसी ने जोड़िया नहीं। इसे करके कहना ये नए जमाने का सूरज है, इसे गौर से देख, जीने वालों को ये अंदाज नया देता है। इस करके मैं आज फिर धन्यवादी हाँ। अं सारे इकट्ठे हाँ, अं TRP लिए नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाने लिए नीहां च भी चिंडदी नवजोत सिंह सिद्धू जे उफ कर गया, लेकिन निर्णय लैन की ताकत दईओ, भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दिओ, बाकी सब ठीक है। बोले सो निहाल, जय कराए वीर प्रगट सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रगट सिंह मेरा हीरो है। मैं तो जो देखदा तो अपने आप को जीरो समझदा है, वैसे भी जीरो मैथमैटिक्स का हीरो है। इस जीरो नू प्रगट सिंह 100 है, इस जीरो नू 100 के अगे ला लियो, 999 का फर्क पाऊगा यारो। प्रगट सिंह नू जिताइयो, चंगे ईमानदार बंदे अगे लियाइयो और एक नवा सिस्टम इत्थे जिन्ने बैठे है इन्हों कदे छोटा मोटा बंदा ना समझो महाराज। आशू बैठा है, ये ऐ लगता जिवें कार्ल मार्क्स हुंदा, देखा ना, ये 5 लाख बंदियां दा कल्ला नुमाइंदा है और कल्ला होकर 4 सीटां जिताउण वाला है। इत्थे बड़े इहो जिहे लोग ने जिन्हां च 2 लाख बोलदे आ,
2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਵੀਰ बजरंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बात खत्म। खत्म है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री आपके अपने चरणजीत सिंह जी चन्नी को निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या के अंदर डिजिटल तौर पर जुड़े हुए लोगों को संबोधित करें। साडे हरमन प्यारे लीडर श्री राहुल जी, परम आदरणीय श्री वीनू गोपाल जी, श्री हरीश चौधरी जी, साडे सत्कारयोग वड्डे वीर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज ते मेरे सामने बैठे लीडर साहबान, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਚੋਂ सानू डिजिटल मीडिया राही देख रहे मेरे पंजाब दे पतवंते सज्जनों, बीबियों, भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आज साडे बहुत ही सत्कारयोग लीडर जिन्हां तो सानू माण है, जिन्हां दे नाल साडा दिल धड़कदा है, श्री राहुल गांधी जी साडे विचकार पंजाब दे विच आए। मैं उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो पंजाब दे लोकां वल्लों स्वागत करदा, उन्हां नूं जी आयां आखदा। सत्कारयोग वीरो, गुरु रविदास ने कहा कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। परमात्मा गरीबां नूं भी नवाजदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना पई कताही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम लिखाऊं। मैनू कांग्रेस पार्टी ने, पंजाब दे लोकां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे सच्चे भगत बन के, गुरु रविदास की बाणी ते अमल करके एक गरीब परिवार चों पैदा होए नूं मुख्यमंत्री बनाता। इस तो मैनूं होर ज़्यादा क्या चाहिए। कोई गली दी नाली चों उठ के आया होवे, कोई गली दी नाली चों उठ के आया होवे ते उहनूं इस तरह संभाल लिया जावे, ये मैनूं नहीं सारे पंजाबियां नूं माण है। मैं धन्नवाद करदा तुहाडा श्री राहुल गांधी जी। एक क्रांतिकारी सोच तुसी ही लिया सकदे सी, होर किसी च इन्नी जान ही नहीं है कि एड्डी बड़ा क्रांति का फैसला ले ले। 3 महीने 111 दिन मिले है, ना सोया ना सौण दिता किसी नूं। अफसरां नूं 3-3 शिफ्टां च मेरे नाल अफसर काम करदे सी, 8 घंटे एक, 8 घंटे दूआ, 8 घंटे तीसरा। पंजाब दे लोकां दे ओह मसले हल कीते है साडे सारिआं ने रल के, पार्टी ने, कैबिनेट ने, MLAs ने एकजुट होकर काम करिया है। और बिजली दे बिल जिहड़े तारे नहीं सी जांदे, ऐसी एक दस्खतां दे नाल सारे माफ करते। बकाए 2 किलोवाट तक दे जिन्ने बकाए खड़े सी एडे एडे बिलों के, 3 रुपये रेट बिजली का घटाया है। अज हिंदुस्तान सब तो ज़्यादा बिजली सस्ती है पंजाब दे विच। पानी दे बकाए माफ करते, पानी दे रेट घटाते, पानी दियां टैंकियां दे सारे पुराने बिल माफ करते, अगे नूं बिल आउणा ही नहीं। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कीता है, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है,
रेता खड्ड ते 5.5 रुपए मिल लाता। जिन्नियां गौशाला पंजाब दे विच रजिस्टर्ड सारियां दा 21 करोड़ रुपया पुराना बकाया बिजली का माफ किया, अगे नूं बिल नहीं आना ते नाल 5 लाख रुपया हरेक गौशाला नूं अकीदे वल्लों 23 करोड़ रुपया दिता। भगत भगवान परशुराम जी दे मंदिर विच असीं गए, मैं ते आशू जी 10 करोड़ रुपया देता। महाभारत गीता इन्हां ते अध्ययन सेंटर खोलण दा ऐलान किया है ते 2 एकड़ जगह भी ले ली, 10 एकड़। गुरु रविदास जी की बाणी ते अध्ययन सेंटर बनाने वास्ते सारियां कमेटियां बन गईयां, 100 करोड़ रुपया लगना है। बाबा अंबेडकर साहब जी ने कहदा पेश किया है, उन्हां दा म्यूजियम इत्थे यूनीवर्सिटी दे विच बन रहा है। हर वर्ग दे काम आउण दी कोशिश की है। सरकार दा पैसा जिहड़ा पहलां बादलों के घर जांदा सी, अज आम लोगों के घर, मिडल क्लास के, किसानों के, गरीबों के घर जान लग्या। जिहड़ा मुआवजा 12,000 मिलता सी किसान नूं 17,000 कीता। ये सारा कुछ राहुल गांधी जी तुहाडे भाग प्रताप नाल होया है, तुहाडी गाइडेंस दे नाल होया है, पार्टी की गाइडेंस नाल होया है। ते जे 111 दिन तुहानूं पसंद आए है तो साडी पार्टी चाहुंदी है इसनूं अगले पूरा टाइम तो मिले। ये कहंदे जी तुसीं बादल भी देख ले, तुसीं काली भी देख ले, ऐतकी आम आदमी नूं देखो। आम आदमी वाले कहंदे तुसीं काली भी देख ले, कांग्रेसी भी देख ले, तुसीं आम आदमी नूं देखो। मैं कहना यार तुसीं बादल भी देख लिया, तुसीं कैप्टन भी देख लिया, सानू तो 111 दिन देखिए, सानू देखो ना पूरा टाइम। क्रांति लिया के रख देंगे, हो जाएगा, हर मसला हल हो जाएगा। राहुल गांधी की सोच रहेगी तो कांग्रेस पार्टी उन्हें इंप्लीमेंट करेगी। मैं एक मिनट भाई साहब, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, सिद्धू साहब एक मैं बेनती करनी। सर ऐसी पंजाबी है, पंजाब का भला चाहते हैं, ऐसी नहीं चाहते कि बाहर तो एक केजरीवाल आवे इत्थे सुनेहा देवे भी इन्हां दे घर दे विच लड़ाई है, तुसीं मनो मौका दो, पंजाब का सत्यानाश हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसी ये नुकसान नहीं चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू मेरा बड़ा भाई है, आशू मेरा बड़ा भाई है, आ बैठे है साडी कतार। छोटा तो पता नहीं तुसीं भी होवे, मैं तो मान दे रहा, पता नहीं बाद च साफ देखे तो पता लगू भी कौन बड़ा कौन छोटा उम्र दे विच, पर तुसीं वड्डे हो। मैं तुहानूं बेनती कर रहा राहुल गांधी जी, मेरा तो प्याला ही बहुत छोटा है, तुसीं बहुत कुछ पहले ही इहदे च पाता है। मेरे बाप दादे कदे MLA नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। मैनू इन्हां अहुदियां वास्ते अपने पंजाब का नुकसान नहीं करा सकता, मैं अपनी पार्टी का नुकसान नहीं करा सकता। मैनू किसी अहुदे की लोड़ नहीं, किसी नूं मुख मंत्री बनाओ, एक जाने नूं चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होकर कन्वेंसिंग करेगा, जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये अज पंजाब की जरूरत है, पंजाब की डिमांड है। दूसरिया पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात का लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशू जी, आओ सारे जाने, आओ आशू जी, तुसीं भाजपा यार। एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा, हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी तुसीं मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है? मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। जे मैनू अद्धी रात नूं पंजाब दे किसानां पर गोलियां चलाण नूं किहा, डांगा मारने नूं किहा, मैं जद नहीं चुकिया तो हुण कर चुकना है। हुण मैं सिर्फ पंजाब वास्ते अज तो झोली मंगदा है कि साडी सरकार होनी चाहिए। असीं एकता दे नाल खड़ांगे, पंजाब नूं अगे लेके जावांगे, माफिया राज खत्म करांगे, हर लड़ाई पंजाब वास्ते लड़ांगे। लेकिन अज लोग एक चेहरा मंगते हैं, तुसीं जिहनूं कहोगे असीं नाल चलांगे। सिद्धू साहब ने पहला इस गल की प्रौढ़ता की कि है, मैं भी ये कहना, तुसीं जिहनूं मर्जी अनाउंस करो। एवें आके उत्थे ते
दिल्ली वाले मैं कहता जी, मैं कहा जिस तरह चिट्टे अंग्रेज दिल्ली ते आए सी उसे तरह आ चिट्टे अंग्रेज इंग्लैंड तो आए सी हिंदुस्तान नूं लुट्टण, उसे तरह दिल्ली ते काले अंग्रेज आ गए। मैनू कहंदा मैनू काला कहंदा है केजरीवाल। मैं कहा यार है चिट्टा कह दिंदा है तां बाहरों ही आया, साडे नाल तेरा दस क्या गड्ढा विआह वा, तेरा क्या है पंजाब दे विच? सारे पंजाब च बोर्ड लगाते। एक मौका केजरीवाल नूं जद किसे ने नहीं सियाणिया, जब पता लग गया बुरी तरह हार रहे तां तुरत दा पत्ता भगवंत मान कढ लिया। चलाउणी उत्थे ते ही है, ऐसी क्यों दिल्ली ते चलण दईए? ऐसी इकट्ठे है, इकट्ठे रहांगे, पंजाब वास्ते लड़ांगे, पंजाब वास्ते मरांगे ते पंजाब दी खुशहाली वास्ते काम करांगे। हर मसला पंजाब दा हल होएगा। मैं इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा। खास तौर ते साडे लीडर राहुल गांधी जी आए है, उन्हां दा स्वागत है, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं हम सबके आदर्श, हम सबके नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि लाखों की संख्या के अंदर पंजाब में एक डिजिटल रैली के माध्यम से जुड़े हुए लोगों को आप संबोधित करो। आदरणीय राहुल गांधी जी। केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका इस डिजिटल रैली में मैं आज स्वागत करता हूं। आज सुबह मौसम खराब हुआ और हवाई जहाज 2-3 घंटे लेट लैंड किया, इसलिए आपको यहां कष्ट हुआ, आपको सर्दी में यहां 2 घंटे ज्यादा बैठना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे सबसे माफी मांगता हूं। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये पंजाब के भविष्य का सवाल है। पंजाब किस डायरेक्शन में, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, यह सवाल है। और हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, पंजाब एक सिंबल है, एक चिन्ह है। यह हमारे लिए सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, यह हमारे लिए एक विचारधारा है, एक सोच है। पंजाब भाईचारा है, तो ये हमारे लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए एक बहुत जरूरी चिन्ह है। और मैं जानता हूं सालों से
जैसे आज गाड़ी में किसी ने कहा, कहीं भी देखो ऊपर नीचे पंजाब के अंदर आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखाई देगी, दिल में है आपके। और आपने सबने देश को इतना दिया है, प्रधानमंत्री जी दिया आपने, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने इस देश को रास्ता दिखाया, वो आपकी देन है। और फिर से कहता हूं, मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, काम करने का एक तरीका है, उसको आप पंजाबियत कहते हो। हर धर्म का आदर, सबका आदर, बुजुर्गों का आदर, महिलाओं का आदर, यह आपकी सोच है, यह हमारी सोच है। तो रास्ता आपने चुनना है। गाड़ी में बात हुई कि आगे पंजाब को कौन लीड करेगा। मीडिया वाले उसको सीएम कैंडिडेट कहते हैं, दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। और मैं सुन रहा था, काफी खुश हुआ। और मैंने सोचा कि हां, दोनों के दिल में कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिसने अंग्रेजों को हराकर इस देश को बनाया है, वो ये विचारधारा है। और इस विचारधारा में हम सब एक हैं। जैसे कहा जाता है कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें तो वो 5 नदियां एक नदी से आती हैं और फिर वो 5 नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। और आज मैं सोच रहा था, भाषण के बारे में सोच रहा था, और मैंने नोटिस किया
कि पंजाब शब्द के अंदर हमारा जो चिन्ह है पंजा, वो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में और पंजाब के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी हो, चाहे वो बाकी पार्टियां हो, और उसमें पावर को चीफ मिनिस्टर के हाथ करती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा, शक्ति जनता की है, पावर को हम जनता के हवाले करना चाहते हैं। अब ये जो पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी करते हैं और आमतौर से चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, प्रदेश का क्या नुकसान होता है, मैं बताता हूं। रोजगार का सिस्टम आप देखिए, किसी भी प्रदेश में जाइए, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति होते हैं, वो इतना रोजगार नहीं देते जितना छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग देते हैं। नेशनल लेवल पे आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, किसको नुकसान हुआ? छोटे बिजनेस वालों को, दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम वालों को। फायदा किसको हुआ? देश के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को। उसके बाद जीएसटी लागू की, किसको फायदा हुआ? उन्हीं 2-3 अरबपतियों को। किसको नुकसान हुआ? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को। किसान बिल मोदी जी लाए, 3 बिल। पंजाब के किसान ने पूरा दम लगाकर हिंदुस्तान की सरकार के सामने खड़े होकर, और मैं आपको बधाई देता हूं, हम भी आपके साथ खड़े थे, मगर आपने उन बिल को खारिज कराया। मगर बिल का लक्ष्य क्या था? बिल का लक्ष्य था कि जो किसानों का है, जो मजदूरों का है, जो छोटे दुकानदारों का है, वो उनके हाथ से छीनकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों को दिया जाए, यह लक्ष्य था। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, किसान बिल,
इसके बाद देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा, और वो आपको दिख रहा है। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी मदद की गई, मगर बाकी देश में यह नहीं होता। यहां पे हमारी सरकार ने बिजली में ऐतिहासिक काम किया, आपकी मदद की, बाकी स्टेटों में नहीं होता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा बोझ आज गरीब उठा रहा है। उसमें सब धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, मगर जो गरीब है आज हिंदुस्तान में, पूरा का पूरा बोझ उसके कंधों पे रख दिया गया है, और हम वो बोझ कम करना चाहते हैं। तो पावर को हम पंजाब में डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे, सवाल उठता है। सबसे पहले जो आपका पैसा है 4 एरियाज में है: शराब, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और केबल टीवी। इन सिस्टम्स में हजारों करोड़ रुपए आपके हैं, वो आप तक नहीं पहुंचते। हमने शुरुआत की है, मगर हमें एवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। जो आपका धन है वो हम आपके हवाले करना चाहते हैं, और इन 4 एरियाज में हम एवोल्यूशनरी काम नहीं करेंगे, हम रेवोल्यूशनरी काम करने जा रहे हैं। मैंने रोजगार की बात की। पंजाब में आपके पास 23 क्लस्टर्स हैं, अलग अलग बिजनेस के क्लस्टर्स, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के क्लस्टर्स। मोहाली में आईटी और शिक्षा का हब, अमृतसर में टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, पूरी दुनिया से लोग अमृतसर आते हैं। गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, जालियांवाला बाग देखने आते हैं। लुधियाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब, जलंधर में स्पोर्ट्स गुड्स का हब, बठिंडा में फार्म इक्विपमेंट का हब, पटियाला में फुलकारी, और पूरे पंजाब में एग्रीकल्चर। हमारी सरकार ये जो पैसा अल्कोहल, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और केबल से आएगा, उस पैसा का प्रयोग इन हब्स को वर्ल्ड क्लास सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का इस्तेमाल होगा। हम चाहते हैं कि मेड इन पंजाब पूरी दुनिया को ये शब्द दिखने लग जाए, मेड इन पंजाब। पंचायती राज की राजीव जी ने बात की थी। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधान हैं, सरपंच हैं, लोकल बॉडीज में जो हमारे नेता हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, पावर उनके हाथ में दी जाए और डायरेक्ट उनके हाथ में दी जाए, और ब्यूरोक्रेसी से पंजाब ना चलाया जाए।
तो ये एक और उदाहरण डिसेंट्रलाइजेशन का। तीसरा उदाहरण, सरकार आपके द्वार 160 सर्विसेज जो सब लोग चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स, क्लियरेंसेस, परमिशंस, लोकल टैक्सेस, जो भी आपका सरकार से इंटरफेस होता है, ये सब चीजें 160 चीजें वन विंडो में हम आपके घर डायरेक्ट पहुंचा देंगे। तो आज आपको जो सरकार से बातचीत करनी पड़ती है, जो डिस्कशन करना पड़ता है, वो बंद हो जाए और डायरेक्टली आप अपने घर से जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, जो नक्शों की आपको जरूरत है, जो क्लियरेंसेस आपको चाहिए, जो परमिशंस आपको चाहिए, वो आप डायरेक्टली अपने घर में इंटरनेट के थ्रू आप वो कर लें। ये सब किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, हम एवोल्यूशन नहीं चाहते, हम रेवोल्यूशन चाहते हैं। मगर पंजाब में सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा। जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी है जो सबकी पार्टी है। आप सब हमारे हो। और हमारा एक्सपीरियंस है, हवा में बात नहीं कर रहे हम, हमारा एक्सपीरियंस है, हजारों कांग्रेस वर्कर्स ने अपना खून दिया है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति को नहीं टूटने देगी। हम मर जाएंगे मगर नहीं टूटने देंगे। और हम ये काम करना जानते हैं, ये हमने किया है, क्योंकि हम लोगों को जोड़ना जानते हैं, सबको एक साथ लेकर आगे ले जाना जानते हैं। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। आपसे मैं बहुत सीखा हूं, मनमोहन सिंह जी से मैं बहुत सीखा हूं और सीखूंगा। दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है, चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। आखिरी बात मैंने कहा, गाड़ी में कही, मैंने चन्नी जी से, सिद्धू जी से कही कि हमें गहराई से सोचकर महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। 2-3 वायदे, 15-20 वायदे नहीं, 2-3 वायदे, जिससे हमारी जो माताएं हैं और बहनें हैं, उनकी जिंदगी बदल जाए। ये मैंने उनसे कहा कि ये मैनिफेस्टो में लिख दें, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं, पंजाब की वो रीढ़ की हड्डी हैं और आमतौर से जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसीलिए 2-3 वायदे गहराई से सोचकर, ऐतिहासिक रेवोल्यूशनरी वायदे कांग्रेस पार्टी को महिलाओं को करने चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चन्नी जी, सिद्धू जी, जो हमारे आशु जी, जो स्टेज पे बाकी हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
Hello and welcome to this NDTV exclusive. Now we are in the middle of the semi-final assembly elections of 2022, which many see as the trailer for the big battle of 2024, and a key player in that is going to be my guest today, Prashant Kishore. He joins me here. Thanks very much indeed, Prashant Kishore. As always, there's a challenge when I introduce you, what to call you. If I say political strategist, you say I'm not a political strategist. If I say Trinamool, you say I'm not Trinamool. So you tell me what I should describe you as. Political aide who is sitting at home doing nothing. Political Aide who continues to be on break sitting at home. Continues to be on break sitting at home. Yes. Okay. No, but tell me on a more serious note, because let's pick up the thread from where we last left it, which was immediately after the West Bengal elections. We spoke in May. The Trinamool, whose campaign you were closely working with, thumping majority. And you made that big dhamaka. You said that I'm giving up the political consultancy space. Yes. You stand by that because Absolutely.
Absolutely, I've kept the word. I have left the space, and I continue, as I said, I continue to be on break in search of looking to do what possibly I could do in future. Okay, because if one looks at what you've been up to since then, the impression is that you are still very much actively involved in politics, especially for the Trinamool. Many leaders, whether it is in Goa or it is in the Northeast, say that they have joined the Trinamool because of, your conversations with them. IPAC, the political consultancy you head, is closely working with the Trinamool. Yeah, in Goa, it's working in the Northeast. So how have you given it up? It's because, what has happened post-Bengal, that Trinamool and IPAC has entered into some kind of arrangement to help each other and or work together in this pursuit to establish national footprint. And in that, IPAC continues to work with Trinamool. On some occasions, wherever they feel a need for a help or advice from someone like me, and it could be either from Trinamool or from IPAC, I'm available. So I talk to them or I meet some people. Say, for example, probably you are referring to a couple of leaders coming on television and saying that they have joined Trinamool. Let's go one by one. Luisine Filero, yes, who is the big Congress leader who joined the Trinamool in Goa, yes, he said Prashant Kishore approached me. No, he said, and I think on your program only, that he has spoken to Prashant Kishore and not Trinamool. Yes, so, yes, that's true. You spoke to Yes, Luisine absolutely. He was right, and there is nothing to deny there. As I said, Trinamool and IPAC, they are working together. They have chosen 3 states to begin with: the Tripura, the Meghalaya, and Goa. IPAC has been working in Goa. In that context, they would have met Luisine Filero. Now, what happens is, if you are that big a leader, yes, even if you have made up your mind, you would like to, and you think you can talk to a Prashant Kishore kind of guy, then you come and you talk. But maybe to probably validate what is already there in your mind. Right. So I'm not saying that, yes, when somebody comes and same is the case with Dr. Mukul Sangma. Yes, Mukul Sangma so in Meghalaya, Mukul Sangma, who again, just to tell our viewers, is the Congress leader who, with a large number of MLAs, ex-chief minister, crossed over to the Trinamool. So the crossing over, whether it is in the case of Luisine Filero or Dr. Mukul Sangma, if you dig deeper, you realize that they were not happy with what they were doing. That's another point. No, probably they have made up their mind to move. While they are moving out, they happen to meet me or I happen to meet them, and then the discussion happens. I say my point of view that if you are leaving Congress, yes, it is better to remain at least ideologically on the same side of the aisle. Okay. And in that, yes, I could suggest that if you want, you can try out Trinamool Congress. But they gave a very different impression. They made it seem very much like it was conversations with you, literally. Yes, that made them change their mind. I'm saying conversation with me that might have changed their mind. But they came with this mindset that what are the options? What should I do? Of course. Should I make a regional party? Should I go to X party or Y party? In that context, if they have spoken to me and my saying something would have made them decide in favor of TMC, that is fair. Okay, but that's a wider point. I'm still trying to figure out exactly what I'm doing. What are you doing? and that's why I want to go back again to that point that you'd made. And when you said that you wanted a break, you wanted to do something different. Yes. In all fairness, you were talking to the Congress. This is now public knowledge. Yes. I'm talking, I was talking to Congress, or my little engagement with Trinamool, continued engagement with Trinamool as more as a friend or somebody who has worked with them, all adds up to the same thing. My desire to figure it out if there is a political formation that could be put together, which is more effective than what the present opposition parties individually or collectively represents. To take on the BJP? To be in position to provide a much more, a better fight in 2024 and beyond. Okay, but so that's my job right now. That's in my head, that I'm looking to find what could be that possible formation. In that context, I continue to engage with
Many political parties. Many political parties, but right now it seems to be much more closely aligned with the Trinamool, though, as you said, you were exploring different options. If I tell you the number of hours I have spent post Bengal result, the maximum number of hours and the resource at personal level I have spent was when I was talking with Congress. Almost 5 months. I have given every minute of mine thinking about... You were talking to the Congress for 5 months? Yes, between May to... no, I was talking for more than two years, but post-Bengal I'm talking. Post-Bengal between May to September, yes, it's almost 4 or 5 months. So May to September, there were continuous talks going on with the Congress? Yes, and talks are not in the air. To have such talks, you have to go back, you have to work, you have to find solutions, you have to look at various possibilities. So I'm saying mentally... And this was with a view, once again, this is interesting because the impression was that there were talks, but the fact that you're saying it was this extensive and at this duration... No, I think when you spoke to Priyanka Gandhi a few days back... Yes, she did mention... She said the same thing, that this was with a view towards your joining the Congress. Yes. No, see, first, whether you join or you work together, the issue is we have to have a solution. No, I know, but I'm trying to understand. For others, it looks very easy. That, it looks natural or obvious that Prashant Kishore and Congress should come together and work. Right. But it's actually not that easy. Both sides, given who we are, what we do, what we have done, and our limitations or desire to do what we want to do, both sides has to take literally a leap of faith to come together and work. But that didn't happen with the Congress. Yes, it didn't happen. And I'm just answering. No, I know, but I'm answering to your question that what I'm doing. Okay, but I'm still trying to understand what happened with the Congress. Why was there a breakdown? No, because as was told from you heard it from her itself. Priyanka gave a very generic kind of, if I may say so, a very political answer, saying there were issues on both sides. I'm hoping you're not a conventional politician. No. So I'm going to get a little bit more of a candid answer from you. Exactly, I would say that this coming together of me and Congress required a leap of faith from both sides. Yes. And probably for reasons valid for each side, we could not take that leap of faith. And for my side, I can tell you, but I had a bad experience working with Congress in UP. Yes. And hence, many things which otherwise I would have said yes, I was more skeptical because I didn't want to get in a situation where I get in, I take the responsibility and I feel my hands are tied or I'm not able to do something. Similarly, to be fair to Congress leadership, because of my background, because of who I am and what I have done in the last few years, they